Hello viewers, how are you? Welcome to my channel, The English Horizons. I am a host and coach, Indresh Gautam. So viewers, today we shall try to understand the poem from an elegy written in a country churchyard, composed by Thomas Gray, who was born in 1716 and died in 1771. First, we try to have some knowledge about the life of the poet Thomas Gray. Thomas Gray was born in London on 26 December 1716. His father's name was Philip Gray. His mother was Dorothy Antrobus. He was educated at Eton and at Peterhouse, Cambridge. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ईटन कॉलेज और पीटरहाउस कॉलेज में उनकी शिक्षा हुई थी. ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री अराउंड 1742. 1742 के आसपास उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया. ही कंपोज सम रिमार्केबल पोइम्स इन हिज अर्ली लाइफ. उन्होंने अपने शुरुआत के जीवन में कुछ बहुत ही बेहतरीन पोइम्स लिखी. हिज मास्टरपीस वर्क An elegy written in a country churchyard was finished in 1750. ये इनकी जो बहुत ही मास्टरपीस पोएम है, An elegy written in a country churchyard, ये 1750 में कंप्लीट हुई थी. In 1757 he was given the poet laureateship, which he did not accept. 1757 में उनको पोइट लॉरेट बनाने के लिए ऑफर आया बनने के लिए, लेकिन उसे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया. ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस एट कैम्ब्रिज इन 1768. 1768 में वो कैम्ब्रिज में मॉडर्न हिस्ट्री और लैंग्वेजेस के प्रोफेसर नियुक्त किए गए. ही रिमेन्ड बैचलर थ्रू आउट हिज लाइफ. वो अपने पूरे जीवन भर कुंवारे बने रहे, उन्होंने विवाह नहीं किया. एंड डाइड इन 1771, और वह 1771 में उनकी मृत्यु हो गई. ही वॉज बरीड इन द लिटिल चर्चयार्ड ऑफ स्टोक पेजेस इन बक्स. बक्स में स्टोक पेजेस के एक छोटे से चर्चयार्ड में उनको दफना दिया गया. हिज अदर फेमस राइटिंग्स आर पिंडारिक ओड्स. उनकी कुछ और जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वो क्या हैं? पिंडारिक ओड्स, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड. देयर इज अ मेलंकली नोट इन हिज पोइम्स. उनकी पोइम्स में एक मेलंकली, एक दुखद नोट उसमें दिखाई देता है. वी फाइंड हिज क्लियर इम्पैक्ट ऑन शैली एंड कीट्स. हम शैली और कीट्स पर उनका स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ जॉनसन, जॉनसन के शब्दों में यदि हम कहें, सैमुअल जॉनसन एक बहुत ही जाने माने क्रिटिक्स थे. ग्रे वॉज अ रोमांटिक सरपेंट ग्रेजिंग इन द क्लासिकल ग्रासेस. ग्रे वॉज अ रोमांटिक सरपेंट. सैमुअल जॉनसन ने कहा था ग्रे जो था वास्तव में एक रोमांटिक सरपेंट था जो कि क्लासिकल ग्रासेस में चल रहा था. इट इज ऑल्सो सेड दैट ही वॉज द मोस्ट लर्नेड ऑफ इंग्लिश पोइट्स आफ्टर मिल्टन. यह भी कहा जाता है कि आफ्टर मिल्टन ही वॉज द मोस्ट लर्नेड इंग्लिश पोइट्स. ही वॉज सेकेंड टू नन बट मिल्टन ओनली इन लर्निंग्स. विद्वता में वह मिल्टन के बाद उसका ही नंबर था, उसका ही क्रम आता है. और जहां तक सैमुअल जॉनसन, सो फार एज ही इज, सैमुअल जॉनसन हैज सेड, ग्रे वॉज अ रोमांटिक सरपेंट ग्रेजिंग इन क्लासिकल ग्रासेस. मीन्स अ रोमांटिक सरपेंट, ही वॉज लिविंग इन द क्लासिकल एज, बट हिज attitude, his temperament was more
inclined to romanticism. उनका जो सोच थी और जो टेम्परामेंट था वो रोमांटिसिज्म की तरफ ज्यादा झुका हुआ था. Let's try to find out the subject matter of the poem, what the poem is all about. The poet mourns over the simple graves of those millions who were unknown and unrecognized. जो कवि है वो उन लोगों की साधारण सी कब्रों पर दुख व्यक्त करता है जिनका जीवन कैसा गुजरा, अनरिकॉग्नाइज्ड और अननोन गुजरा, अंधकार में गुजरा. We should not mock their life of humble birth, hard toil and homely joys. कवि कहता है कि हमें उनकी निम्न कुल और परिश्रम तथा घरेलू सुखों का, घरेलू आनंदों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. He commemorates their memory. वो उनको, उनकी यादों को रिकॉल करता है, याद करता है. He concludes that in this world nothing is everlasting. बाद में अंत में वो कहता है कि in this world nothing is everlasting. इस दुनिया में कुछ भी everlasting या हमेशा के लिए चलने वाला नहीं है. Because wealth, exalted birth, power and beauty. Because wealth means धन, exalted birth मतलब उच्च कुल में जन्म, power and beauty सत्ता और सौंदर्य, all lead to the one and the only one end. ये सब केवल एक ही अंत की तरफ जाते हैं. वो क्या है? डेथ, मृत्यु. So it is useless to run after fame, money and power. इसीलिए प्रसिद्धि, धन या सत्ता के पीछे भागना व्यर्थ है. The poem discloses the universal truth that death levels all distinctions. ये पोइम जो है एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर करती है कि मृत्यु सभी भेदों को समाप्त कर देती है. So here I would like to tell you one more thing, that in Gray's poetry there is a sympathy for common people. For the first time, common people became the subject matter of poetry. Before him, in classical poetry, we see that the subject matter of poetry was royalty, nobility, lives of kings. Poets would compose poems to glorify their patrons, to glorify kings, rulers. But for the first time, this feature, this characteristic appeared in the romantic poetry. So Gray, Thomas Gray is not, according to his lifespan, he is not a romantic, he is not a poet of romantic period, but his temperament is romantic. This trait of having sympathy with common people is a romantic trait. साधारण मनुष्य के प्रति, साधारण लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, उनको, उनके ऊपर कविता लिखना, ये एक रोमांटिक कविता या रोमांटिक काव्य का ही एक लक्षण है. तो ये, हालांकि ग्रे रोमांटिक पोइट, रोमांटिक युग के नहीं है, लेकिन जैसा कि सैमुअल जॉनसन ने कहा है, ग्रे वॉज अ रोमांटिक सरपेंट ग्रेजिंग इन क्लासिकल ग्रासेस. ग्रे जो थे वो एक रोमांटिक सरपेंट थे, रोमांटिक सांप थे जो क्लासिकल ग्रासेस में चल रहे थे. तो उनका जो टेम्परामेंट था वो काफी रोमांटिक था. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट थॉमस ग्रे. ही wrote this famous, actually immortal elegy for common people. So now let's start the poem. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. The curfew. Curfew means the evening bell of the church. Tolls means rings slowly and repeatedly. मतलब लगातार धीमे होती जाती है और बजती है घंटी. Knell means the end, अंत.
और पार्टिंग डे मीन्स जाता हुआ दिन। तो जो चर्च की घंटी जब शाम के टाइम बजती है चर्च में, तो वो बता देती है, ये संकेत होती है कि दिन का अंत जो है अब निकट है। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द रिंगिंग ऑफ द कर्फ्यू इज अ साइन ऑफ द dying day, the departing day. It declares the end of the day and also a sign for the people, for the farmers and for the workers working on farms to go their homes. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd wind slowly over the lea. The lowing herd मतलब रंभाते हुए पशुओं के झुंड, पशुओं के समूह। वाइंड मीन्स मूव इन अ जिगजैग वे, मीन्स टेढ़ा मेढ़ा चलना। स्लोली धीरे धीरे, ओवर द ली मीन्स मेडो, चारागाह। The lowing herd winds slowly over the lea means जो पशुओं के झुंड हैं वे रंभाते हुए टेढ़ी मेढ़ी चाल से धीरे धीरे चारागाहों के ऊपर से चलते हुए अपने रेस्ट करने के स्थान की तरफ, अपने आश्रय स्थलों की तरफ बढ़ने लगते हैं। मीन्स कैटल आर ग्रेजुअली स्लोली moving to their sets or their shelters. The plowman homewards plods his weary way. The plowman, जो हल चलाने वाला है, homeward plods his weary way, घर की तरफ। plods means walks with heavy steps, बहुत भारी भारी पांव से चलना, मतलब थकान के कारण से उसके जो पांव हैं वो धीरे धीरे उठ रहे हैं। द प्लाउमैन आफ्टर वर्किंग हार्ड डे लॉन्ग इन द फील्ड्स, ही इज रिटर्निंग हिज होम विद हैवी स्टेप्स एंड ही इज वेरी मच टायर्ड. And here we can see that the poet has used a figure of speech which is called the transferred epithet. Transferred epithet का मतलब है, epithet means होता है adjective, एक विशेषण जिसको जिस नाउन को वो क्वालिफाई करता है उसकी बजाय उस नाउन से जुड़े हुए, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए दूसरे नाउन के साथ उसके पहले उसको रख दिया जाता है. तो ये जो एपिथेट है, जो ट्रांसफर हो जाता है उसका, जिस नाउन के पहले उसको रखा जाना चाहिए उसके पहले न रख के किसी दूसरे नाउन के पहले उसको रख दिया जाता है, और वो नाउन भी पहले वाले नाउन से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है. तो हम यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज कहां किया है? वेरी वे. वी ऑल नो दैट a way is never weary, can never be tired. Only a man can be tired. So this adjective weary, or this epithet we should say weary, should qualify the plowman. Instead of plowman it is qualifying way. So here the technique of transferred epithet has been used very beautifully. पोइट ये कहना चाहता है कि द पोइट होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे. द पोइट इज गोइंग बैक हिज होम विद हैवी स्टेप्स बिकॉज ऑफ फैटिक, बिकॉज ऑफ हिज टायर्डनेस, बिकॉज ऑफ हिज टायर्डनेस. वो अपनी थकान की वजह से भारी भारी कदम रखते हुए धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ता है, जो हल चलाने वाला है. दिन का अंत हो चुका है और अब वह काम बंद करके थके हुए बदन के साथ अपने घर की तरफ बढ़ता है. एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी.
the poet is sitting in a country churchyard, and with the ringing of the curfew, plowmen and cattle are slowly heading towards their shelters to take rest as the day have come to its end. So, in the churchyard, the poet becomes all alone, and the whole world around him becomes darker, and the night is approaching fast. So, a very suitable atmosphere gets formed for the mood of the poet. The poet is sitting in the churchyard, all plunged into the serious thoughts, looking at the graves of the country people, the people of that village. तो जैसे ही कर्फ्यू के बजने के साथ ही प्लाउमैन और मतलब हल चलाने वाले और जो पशु हैं वो सब अपने अपने आश्रय स्थलों की तरफ वापस लौटने लगते हैं, क्योंकि दिन की समाप्ति घोषणा हो जाती है। तो इस प्रकार से कवि जो कि चर्च यार्ड में बैठा हुआ है वह पूरी तरह अकेला हो जाता है और उसके चारों तरफ जो दुनिया है वो अंधेरी हो जाती है, क्योंकि अंधेरा तेजी से बढ़ने लगता है। और ये जो इस तरह जो वातावरण बनता है वो कवि के मूड के हिसाब से काफी सही होता है। वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में उस गांव के लोगों की कब्रों को देखते हुए विचारमग्न रहता है। Beneath those rugged elms, that yew tree shade, where heaves the earth, the turf, in many a mouldering heap. Beneath those rugged means rough. Elms ये पेड़ का नाम है, एम का पेड़। That yew tree shade, उस यू पेड़ की छाया में। Where heaves माने ऊपर नीचे उठती हुई। The turf means छोटी घास जो मिट्टी के ऊपर उगाती है। In many a mouldering heap, where heaves the turf in many a mouldering heap, जहां पर वो घास ऊंची नीची उठी हुई है, in many a mouldering heap, और बहुत सारे मिट्टी के ढेरों के ऊपर जो कि लगातार और धीरे धीरे क्षरित हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। Actually, the poet is pointing out to the graves of the villagers, the forefathers of the village, and the graves are not in a good condition. They are in a bad condition, unlike the graves of the rich. So, pointing out to the graves, the poet says, beneath those rugged elms, that yew tree shade, and in the shade of that yew tree, where heaves the turf in many a mouldering heap, where the turf which have grown on the mounds of different heights, on the mounds of the soil of different heights, and giving an impression as though the land is heaving or moving up and down because of their different heights, because of the different heights of those graves. उन कब्रों की अलग अलग हाइट की वजह से ऐसा लगता है कि जमीन वहां पर ऊंचे नीचे मूव कर रही है, और उन कब्रों के ऊपर छोटी छोटी हरी घास उगाई है, और वे कब्रें, वो जो टीले हैं, जो हीप हैं, जो माउंट्स हैं, दे आर ग्रेजुअली एंड
कॉन्स्टेंटली डिकेइंग, उनकी हालत जर्जर है, उनकी दशा खराब है। जैसे कि हम अक्सर नहीं देखते हैं अमीरों की कब्रों में, अमीरों की कब्रें जर्जर हालत में नहीं होती हैं, लेकिन उन कब्रों की हालत जो उस वहां पर चर्च यार्ड में बनी हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। दे आर वेरी हम्बल कंडीशन। वेयर हीज द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, each in his narrow cell forever laid, each in his narrow cell forever laid. In those graves, the poor villagers are lying forever. They are in an eternal sleep. The rude forefathers of the hamlet sleep. Rude means होता है primitive, very simple. यहां पर रूट का मतलब है बहुत साधारण सादा लोग. Forefathers, पूर्वज. Of the hamlet, hamlet means very small village. Sleep, सोए हुए. Each in his narrow cell. In their humble graves, they are sleeping forever. The rude forefathers of the hamlet sleep. The forefathers of that small village were very simple, unknown to the sophisticated worldly ways, unknown to the city ways, unknown to this सिविलाइजेशन, मॉडर्निटी. वो लोग बहुत साधारण थे, ग्रामीण थे और आधुनिकता से परिचित नहीं थे. बहुत सादा लोग थे, बहुत साधारण जीवन उन्होंने जिया था. और जो उस गांव के पूर्वज थे उन्होंने, और वो जो छोटा सा गांव है उसके वो पूर्वज उन्हीं कब्रों में हमेशा के लिए, उन साधारण सी कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं. दिस इज व्हाट द पोएट wants to convey. The breezy call of incense breathing morn. The breezy call of incense breathing morn. Breezy means with gusts of strong wind. हवा के झोंकों के साथ. The call of the fragrant breeze of the morning. Breeze mingled or carrying the fragrance of the morning flowers. मतलब सुबह की महकती हुई हवा की पुकार. The swallow twittering from the straw-built shed. Swallow means it's a bird. Twittering means chirping, चहकती हुई. From the straw-built shed. Straw-built मतलब तिनके से बना हुआ. Shed मतलब उसका आश्रय, उसका घोंसला. Straw-built shed. The swallow twittering from the straw-built shed means the swallow chirping from its nest made of straw or grass. The cock's shrill clarion. Shrill means loud and harsh, तेज और कर्कश. Clarion means call. The cock's shrill clarion मतलब मुर्गे की कर्कश पुकार, उसकी कर्कश बांग. Or the echoing horn. The echoing means resounding. Resounding means गूंजता हुआ. Echoing horn. Horn? Whose horns? The horn of the hunter, who blows horn to encourage his hounds
मतलब शिकारी का हॉर्न, जो अपने वो शिकारी कुत्तों को प्रोत्साहित करने के लिए बजाता है। और द echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. No more shall rouse. Rouse means wake up. Them means the forefathers of the village lying in those graves. उन चर्चों में, सॉरी, उन कब्रों में लेटे हुए जो उस गांव के पुरखे हैं उनको। नो मोर शैल राउज, उनको अब कभी उठा नहीं पाएंगे। राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, उनका जो जमीन के नीचे जो उनका बेड है, उनका जो बिस्तर है जहां वो सो रहे हैं, उससे, यानी कि जो कब्र है उस नींद में जो सो रहे हैं, उस नींद से, उस कब्र से ये चीजें, यानी कि सुबह महकती हुई सुबह की हवा की पुकार, श्वलों की चर्पिंग, मुर्गे की बांग और शिकारी का हॉर्न, ये सारी चीजें अब कभी उन्हें उनकी कब्र से जगा नहीं पाएंगी। मीन्स यू कैन सी द पोइट is mourning their miserable plight. They were unfortunate during their lifetime and they are still unfortunate after their death. In their lives, they were unfamiliar with civilization or worldly sophistication, and also the modern culture and the modern luxuries. In their lives, they did not enjoy luxuries and comforts because they were poor people. And after their deaths, they are even devoid of the natural pleasures. They are even bereft of the natural pleasures. जो प्राकृतिक सुख हैं, बेचारे अब वो भी, उनका भी उपभोग नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक सुख जैसे सुबह की महकती हुई ठंडी हवा की पुकार, मुर्गे की बांग, शिकारी के हॉर्न और स्वलो, चिड़िया की चर्पिंग, बेचारे अब इन आनंदों से भी महरूम हैं। सो वो अपने जीवन में भी सुख नहीं देख पाए, और मृत्यु के बाद भी उन्हें जो साधारण से सुख थे, जो प्राकृतिक सुख थे, अब वो भी नसीब उनको नहीं है। सो द पोइट गेटिंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द forefathers of that village lying in those graves. जो कवि है वो जो उन कब्रों में लेटे हुए उस गांव के पूर्वज हैं, उनके प्रति सहानुभूति महसूस कर रहा है। How poor were they, how simple were they, and how cruel death is. Death had snatched away even the natural pleasures from those poor people. So it is very cruel, very callous. The poet is feeling hurt. The forefathers of the village lying in those graves have become insensitive to these natural pleasures. They are incapable of enjoying these natural pleasures even. So this is very much disgusting, this is very much disappointing, this is very much unfair. ये कितना क्रूरतापूर्ण है। मृत्यु ने उनके जीवन में कोई सुख नहीं थे, मात्र यही सुख थे जो प्राकृतिक हैं, जैसे कि चिड़िया की चहचहाहट, मुर्गे की बांग इत्यादि, ये भी छीन लिए। और वो पुरखे बेचारे कितने अभागे हैं
जो अब इनसे भी महरूम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक जो है एक रोमांटिक ट्रेट है, हैविंग सिंपैथी फॉर द कॉमन पीपल। ये रोमांटिक पोइट्री का एक लक्षण है जो हम ग्रे की इस पोएम में देख सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस एलिजी इज ranked very high and talked about with great reverence. So, as they are dead now, all these things, the breezy call of fragrant morning, swallows chirping, and the cock's shrill clarion, and the horns of the hunter, they will never wake up those villagers, those forefathers lying in the graves from their bed, from their graves, which are very narrow, from their narrow graves, and they will keep lying in those graves forever. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. महत्वाकांक्षा मजाक ना उड़ाए उनके उपयोगी श्रम का, उनके घरेलू सुखों का और उनके अनिश्चित नियति का, उनके अनिश्चित भविष्य का। Here the poet has used the figure of speech personification. Let not ambition mock. Ambition mock means let not ambitious people mock. Ambition here stands for ambitious people. So the poet says that ambitious people should not laugh at their useful toil, their useful labor, their homely simple joys and their ambiguous future. Means, so what, they were poor, so what, they were rustic, so what, they were unfamiliar to the modern ways. It doesn't mean that their lives were utterly insignificant. It doesn't mean. So no ambitious person has a right to laugh at their homely joys, their simple lives, their obscure future and their labor, useful labor. They lived life in their own ways. They enjoyed their simple homely pleasures and they were important for them. Their toil, their labor was important for them. The poet further says, "Nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor." Here again personification has been used. No grandeur, Vaibhav, grandeur here with a disdainful smile, with a scornful smile, एक घृणास्पद मुस्कान के साथ, एक घृणा से भरी हुई मुस्कान के साथ ना सुने, क्या ना सुने? No grandeur with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. The short, छोटी, simple, साधारण annals, life history of the poor. गरीब लोगों की छोटी
और साधारण सी दास्तान, जीवन की दास्तान को डिस्डेनफुल स्माइल, एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट के साथ वैभव ना सुने। वैभव यहां से मतलब है वैभवशाली लोग। सो द पोएट सेज फर्दर, people living a grand life should not hear these simple and short lives of those poor people with a scornful smile, with a smile full of despise. People who are in power, who have authority, should not hear their stories with a contemptuous look or with a contemptuous smile, as their stories were, their lives were important for them, and laughing at somebody's life, laughing at somebody's way of life does not suit to the noble people. So, people who are living a grand life should not be indifferent or be scornful to the lives of those poor people lying in those graves. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave. The boast of heraldry. Boast means pride. Heraldry means lineage. Lineage means the boast of heraldry means कुल का घमंड, उच्च कुल का घमंड, लीनेज का घमंड. The pomp of power मतलब शक्ति का प्रदर्शन, सत्ता का प्रदर्शन. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave. और वह सब कुछ जो कि सौंदर्य ने या धन ने अभी तक दिया है. Awaits alike the inevitable hour. Awaits alike. इंतजार करते हैं. alike इंतजार करते हैं. awaits alike मतलब एक समान रूप से. the inevitable hour जिससे बचा नहीं जा सकता, जो कि अपरिहार्य है उस घड़ी का. मतलब द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, उच्च कुल का घमंड, सत्ता का प्रदर्शन और जो कुछ सौंदर्य और धन से अभी तक इंसान को प्राप्त हुआ, ये सारी चीजें अवेट्स अलाइक एक समान रूप से इंतजार करती हैं. किसका? द इनएविटेबल आवर, उस एक अपरिहार्य क्षण का, उस अपरिहार्य घड़ी का, उस क्षण का जिससे बचा नहीं जा सकता, विच इज इनएविटेबल. व्हाट इज दैट आवर? The paths of glory lead but to the grave. The paths of glory. The paths means ways, रास्ते. जो ग्लोरी के, गौरव के रास्ते हैं. Lead but to the grave. वे भी कहां जाते हैं अंततः? हमेशा हमें ले जाते हैं कहां? ग्रेव, कब्र की तरफ ही ले जाते हैं. So, here the poet is giving a very sincere message. And you can see as the poem matures, this is the last stanza. So, in its last stanza, the poem reaches a very significant philosophical conclusion.
ये कविता एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक निष्कर्ष पर पहुंचती है. We can see that the poem is actually a call of compassion, a call for equality. The poet says that all these things which can be obtained with the use of wealth or beauty and the pride of exalted worth and the pomp of power, all these things, they simultaneously wait for that unavoidable moment, which is death. Death labels all distinctions. So one should not be proud of one's exalted birth or one's wealth or beauty, because the paths of glory lead but to the grave. The paths of glory means शान और शौकत के सारे रास्ते कब्र की तरफ ही जाते हैं. So the poet actually wants to say that these things, pride, pomp of power, they are useless things. They are meaningless things. One should not proud of these things. Everything is bound to decay. Everything is perishable in this world. So we should not take pride in such petty things. We should not mock anyone's life. Death is a great leveler. It never makes a distinction between the rich and the poor. मृत्यु अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करती. वे समस्त तरह के भेदभाव ही मिटा देती है. हर चीज को आखिर में मिट्टी में मिल जाना है. सो हमें ऊंचे कुल का और सत्ता का, ताकत का, इन सब चीजों का घमंड नहीं रखना चाहिए. इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है. ये भेदभाव मिटाने और समानता की बात, इसमें संदेश छुपा हुआ है. भेदभाव मिटाने का और समानता स्थापित करने का. और इसमें एक करुणा है जो कवि उन गरीब लोगों के लिए महसूस करता है. इसीलिए ये पोएम इतनी महत्वपूर्ण है. सो द पोएट at last draws the conclusion that awaits alike the inevitable hour, awaits simultaneously the inevitable, the unavoidable hour, that is the death. The paths of glory lead but to the grave. Everything is perishable, whether it is glory, whether it is money, whether it is exalted worth, whether it is beauty. So they are really petty things. We should believe in humanity and we should believe in high morals instead of such trivial things like wealth or power or exalted worth. हमें इन सब चीजों में विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे कि exalted worth और धन, संपदा, क्योंकि ये सब चीजें नष्ट होने वाली हैं. इनमें क्या जो है गर्व करना इन पर. तो ये थी पोएम एलेजी बाय थॉमस ग्रे. So dear viewers, if you find my content helpful, please subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification of my latest videos, and don't forget to like and share. Thank you very much.